हेलो स्टूडेंट, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, और जैसा कि चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर्स हमने लास्ट में देखे थे, आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे। जो सेकंड चैप्टर है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी कि परमाणु की संरचना की बात करेंगे। परमाणु की संरचना को पढ़ने से पहले हमने सबसे पहले किसकी बात की थी? हमने किसी पदार्थ की बात की थी कि पदार्थ आपका क्या होता है, ठीक है। जहां पर आपने कहा था कि मैम पदार्थ हर वो एक वस्तु है जिसमें द्रव्यमान है और जो आपका क्या कर रहा है, स्थान घेर रही है, वो सभी किस में आएंगी? पदार्थ की श्रेणी में आएंगी। ओके, चलिए। तो लास्ट सेशन में हमने किसकी बात की थी? हमने पदार्थ की बात की थी, मैटर। पदार्थ क्या है? सभी वस्तुएं पदार्थ हैं जिनमें आपका क्या है? एक तो द्रव्यमान है और दूसरा क्या है? आयतन। ठीक है, द्रव्यमान और आयतन जिसमें भी है वो सारी वस्तुएं क्या है? आपकी पदार्थ हैं। जिसमें कि आपने कहा गैसेस भी आपका पदार्थ होती है, हवा भी पदार्थ है, जल भी पदार्थ है, पानी पदार्थ है। यानी कि इसके अलावा आप बहुत सारी वस्तुएं देख रहे हैं। नोटबुक हो गया, आपकी चेयर हो गई, टेबल हो गई, ये सब किसमें आ रही है? पदार्थ की श्रेणी में आ रही है। अब हमने इस पदार्थ को क्या किया? सपोज आपके पास ये कोई पदार्थ है, ये क्या है आपका? पदार्थ। ओके, इस पदार्थ को जब आप तोड़ेंगे, इसके टुकड़े करेंगे, सपोज आपने इसके 2 टुकड़े करे, 2 टुकड़े कर दिए, इसके फिर आपने 2 और कर दिए, इसके भी कर दिए, फिर आपने इसके कुछ और टुकड़े कर दिए। इस तरह जब आप पदार्थ को डिवाइड करते जाएंगे, उसके आपको छोटे छोटे कण मिलते जाएंगे। देन यहाँ पर सबसे पहली एक अवधारणा रखी गई, जो दार्शनिक थे हमारे, चाहे हम इंडियन यानी भारतीय दार्शनिकों की बात करें या ग्रीक दार्शनिक जो थे, उनका नाम आता है। उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने सोचा, अवधारणा रखी, सोचा उन्होंने कि जो भी पदार्थ है आपका वो सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, इसको फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं और उसके बाद इसके छोटे छोटे कण मिलेंगे। यानी जो भी पदार्थ है, चाहे हम इस वस्तु की बात करें, मेरे हाथ पे ये पेन है, ये भी पदार्थ की श्रेणी में आता है। इसके मैं अगर टुकड़े करते जाऊं तो इसके बहुत सूक्ष्म बाद में मेरे को कण प्राप्त होंगे। ठीक है, तो वो सूक्ष्म कण, और ऐसा सूक्ष्म कण जिसको कि आप क्या नहीं कर सकते, फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे यहाँ तक हमने क्या किया, डिवाइड करते गए हम पदार्थ को, कट करते गए या तोड़ते गए, उसके बाद हमें एक कण या ऐसे कण प्राप्त होंगे कि जिनको हम आगे और छोटा नहीं कर सकते या उनको आगे और तोड़ नहीं सकते हैं। तो वही जो सूक्ष्म कण थे या सूक्ष्मतम कण जिनको कहा जा रहा था, उनको इन्होंने क्या नाम दिया? परमाणु नाम दिया। यानी कि जिसको हम क्या कह रहे हैं बच्चे? एटम कह रहे हैं। ठीक है, तो एटम क्या है? ये परमाणु क्या है? पदार्थ के वो सूक्ष्मतम कण है जिनसे पदार्थ मिलकर के बना हुआ है, और जिनको क्या नहीं किया जा सकता? डिवाइड नहीं किया जा सकता। अनकटेबल आप इनको कहते हैं या इनडिविजिबल पार्टिकल भी कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द फिलोसोफर। ओके, जो भी फिलोसोफर ने बोला उनके उनके आधार पर हमने इसको क्या बोला है? एटम को आपका सूक्ष्मतम कण बोला है अभी तक। यानी कि अभी तक हमने इतना पढ़ा, जो फिलॉसफी में पढ़ा या दर्शन के अनुसार जो उन्होंने बताया था, चाहे हम महर्षि कणाद की बात करें, कात्यायन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, इसके अलावा कुछ ग्रीक फिलोसफर भी आए थे, तो उन्होंने भी इसको क्या बोला कि ये इनडिविजिबल पार्टिकल है या पदार्थ सूक्ष्मतम कणों से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है,
देन जब हम इस एटम की बात करते हैं, इस पदार्थ की बात करते हैं, इसके लिए एक थ्योरी आती है जिसको डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी आप कहते हैं, ठीक है। तो डाल्टन ने भी इसको क्या बोला, इंडिविजिबल पार्टिकल बोला। ओके, सो द एग्जिस्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात कर रहे हैं, परमाणु की संरचना। द एग्जिस्टेंस ऑफ एटम्स has been proposed since the time of early Indian and Greek philosopher 400 BC. Okay, 400 बिफोर क्राइस्ट की बात कर रहे हैं। उस समय में जो भारतीय दार्शनिक थे और साथ साथ आपके ग्रीक दार्शनिक थे, उन्होंने क्या बोला, एटम के बारे में उन्होंने बताया कि एटम एग्जिस्ट करता है। who were of the view that atoms are the fundamental building blocks of matter. Okay, क्या कहा गया है, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स है। जो भी आप संरचनात्मक इकाई बोल रहे हैं, वो संरचनात्मक इकाई पदार्थ के लिए क्या होगा, एटम होगा, ऐसा उन्होंने बोला। यानी कोई भी जो पदार्थ है, चाहे मैं इस पदार्थ की बात करूं या आपके आसपास आपकी चेयर है, टेबल है, वो सब पदार्थ है। तो वो पदार्थों की जो संरचनात्मक इकाई होगी वो क्या है, यहाँ पर वो एटम है, यानी कि परमाणु है। According to them, the continued subdivision of matter would ultimately yield atoms which would not be further divisible. Okay? क्या बोला उन्होंने, उन्होंने कहा कि अगर आप कॉन्टिन्यूअसली किसी भी मैटर को सब डिवीजन में ले जा रहे हैं, किसी भी मैटर को सब डिवाइड करते जा रहे हैं, आपने सब डिवाइड कहाँ पर किया था, एक यहाँ आप पदार्थ को तोड़ते गए, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते गए, तो सब डिवीजन हो रहा था यहाँ पर। तो उन्होंने क्या कहा कि जब पदार्थ को आप सब डिवीजन में ले जाएंगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली अंततः आपको एक ऐसा सूक्ष्म कण या ऐसे सूक्ष्म कण मिलेंगे जिनको कि आप और आगे डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो इन्हीं को उन्होंने क्या नाम दिया, एटम्स, यानी कि परमाणु नाम दिया। द वर्ड एटम्स, एटम हैज बीन derived from the Greek word atomio, which means uncuttable और नॉन डिविजिबल। ओके, एटम जो वर्ड है आपका वो कहाँ से आया है, ग्रीक शब्द अटोमियो से आया है, दैट मीन्स अनकटेबल और नॉन डिविजिबल या इनडिविजिबल जिसे आप कहते हैं, ठीक है। अटोमियो जो ग्रीक वर्ड है उससे एटम को लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, अनकटेबल यानी जिसको काटा नहीं जा सकता, एंड नॉन डिविजिबल या इनडिविजिबल जिसे आप कहते हैं अविभाज्य। ओके, द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर वाज फर्स्ट proposed on a firm scientific basis by John Dalton. His theory, called Dalton's atomic theory, regarded the atom as the ultimate particle of matter. Okay, यहाँ तक तो हमने अवधारणाओं की बात की कि वो सोच रहे थे ऐसा, जितने भी हमारे दार्शनिक थे, और वो बता रहे थे कि हाँ पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ होगा, कुछ अंत में आपको ऐसे छोटे कण प्राप्त, अंत में आपको ऐसे सूक्ष्मतम कण प्राप्त होंगे कि जिनको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, जिनको उन्होंने अविभाज्य बोला, ठीक है, ये वो सोच रहे थे। देन जॉन डाल्टन ने क्या किया, एक थ्योरी प्रपोज की, एक सिद्धांत दिया जिसमें आप, जिसे कहा जाता है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, यानी डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, जिनमें उन्होंने बहुत सारे पोस्टुलेट रखे थे, छोटी क्लासेस में आपने सारे पढ़े हैं, यहाँ पर भी आपको मैं कुछ रिवाइज करवा देती हूँ, ठीक है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जॉन डाल्टन के द्वारा दी गई थी, इसीलिए उनके नाम पर इसको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कहा जाता है, ठीक है। अभी तक मैंने क्या बोला, दार्शनिकता चल रही थी कि दार्शनिकों के आधार, जो दार्शनिकों ने बोला उनके आधार पर हम सूक्ष्मतम कण की बात कर रहे थे। जब हमने इंडियन फिलोसोफर्स की बात की तो उन्होंने एक सूक्ष्म कि पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है, या अगर हम पदार्थ को छोटा टुकड़ों में बांटते जाएं तो अंत में हमें ऐसे कण प्राप्त होंगे जो जिनको कि फर्दर हम क्या नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, ऐसा उन्होंने बोला। देन ग्रीक फिलोसोफर ने उन सूक्ष्मतम कणों को परमाणु का नाम दिया। अब जॉन डाल्टन ने क्या कहा कि वो जो परमाणु है वो पदार्थ का कैसा कण है,
पहला पोस्टुलेट है परमाणु पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है, ठीक है। सूक्ष्मतम जब कहा जाता है इसका अर्थ क्या है कि इससे छोटा कुछ भी नहीं है, सबसे छोटा यही है, और ये क्या होगा फिर आपका अविभाज्य भी होगा। परमाणु अविभाज्य होता है। अविभाज्य यानी इनडिविजिबल, आप जिसको कह रहे हैं अनकटेबल कह रहे हैं। अविभाज्य का अर्थ क्या समझे कि इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। जब विभाजित नहीं कर पाएंगे तो इससे छोटा कुछ हो ही नहीं पाएगा, तो ये कैसा हो जाएगा, सूक्ष्मतम कण हो जाएगा। ओके, इसके अलावा उन्होंने क्या बोला, एक तत्व के जो परमाणु होते हैं, वो कैसे होते हैं, समान होते हैं। क्या बोला, एक तत्व के जितने भी परमाणु होंगे वो सारे कैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे नेचर में, या आइडेंटिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। गुण समान होने से क्या अर्थ, चाहे हम किसकी बात कर रहे हैं, भौतिक गुणों की बात कर रहे हैं, चाहे रासायनिक गुणों की बात कर रहे हैं, किसी भी तत्व के जो परमाणु है, जब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन है, O2 है आपके पास सब, ठीक है, इसमें सारे जो परमाणु होंगे वो किसके होंगे, ऑक्सीजन के ही होंगे, और सब कैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे। आइडेंटिकल का मतलब क्या है, एक समान होंगे। चाहे हम आकार, परमाणु के आकार की बात कर रहे हैं, उसकी परमाणु क्रमांक की बात कर रहे हैं, उसके द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, उसके रासायनिक गुणों की बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से वो किसी अन्य तत्व के परमाणु से जुड़ रहा है, तो वो ऑक्सीजन के सभी परमाणुओं के लिए कैसा होगा बच्चे, समान होगा। तो यही यहाँ पर इस पोस्टुलेट में बताया गया है कि एक तत्व के सभी परमाणुओं के गुण समान होते हैं, वहीं अलग अलग तत्वों के जो परमाणु होंगे उनके गुण भी क्या होंगे, अलग होंगे। ओके, क्या कहा गया, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ओके, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु, अलग अलग तत्व ले लो और उनके परमाणुओं को देखो तो वो भी एक दूसरे से कैसे होंगे, अलग होंगे, ऐसा उन्होंने बताया था। तो जैसे हमने यहाँ पे ऑक्सीजन का एग्जांपल लिया, सपोज हम बात कर रहे हैं नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन है आपके पास, तो अगर नाइट्रोजन N2 है, डाई नाइट्रोजन है आपके पास, इसके सारे जो आपके क्या होंगे, परमाणु होंगे, वो आपस में तो नाइट्रोजन के अंतर्गत आने वाले सारे नाइट्रोजन के परमाणु एक समान होंगे, लेकिन जब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे, भिन्न भिन्न तत्व बोला आपने, अलग अलग तत्व ले ले, एक नाइट्रोजन हो रहा है, दूसरा ऑक्सीजन हो रहा है, तो अलग अलग तत्वों के परमाणु भी जो होंगे वो अलग अलग होंगे एक दूसरे से। ओके, यहाँ नाइट्रोजन के सारे परमाणु समान है, यहाँ ऑक्सीजन के सारे परमाणु समान है, लेकिन जब आप नाइट्रोजन के परमाणु की तुलना ऑक्सीजन के परमाणु से कर रहे हैं तो आपको भिन्नता देखने को मिल रही है, चाहे वो भौतिक गुणों की बात करें या रासायनिक गुणों की बात करें। ओके, तो ये आपका नेक्स्ट पोस्टुलेट था जिसमें उन्होंने बताया है भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक दूसरे से कैसे होते हैं, भिन्न होते हैं। ओके, चलिए इन चारों को नोट करेंगे, फिर आगे नेक्स्ट हम देखेंगे। चलिए आगे उन्होंने क्या बोला,
कोई भी रासायनिक अभिक्रिया अगर हो रही है, ठीक है, क्या कहा गया, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उस रासायनिक अभिक्रिया में ना ही परमाणु उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट। क्या कहा मैंने यहाँ पर, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है। तो जब परमाणु ना तो उत्पन्न हो रहा है ना ही नष्ट हो रहा है, यानी द्रव्य की मात्रा समान है, तो यही आपको क्या बताता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी बताता है। ओके, इसके अलावा जो परमाणु होते हैं वो क्या करते हैं, सरल पूर्णांक संख्या के अनुपात में संयोग करके या संयोजित होकर यौगिक बनाते हैं। क्या समझे इससे, देखो यौगिक कब बन रहा है, जब अलग अलग तत्वों के परमाणु आपस में कंबाइन हो रहे हैं। परमाणु आपस में कंबाइन होंगे तो उन्होंने कहा कि परमाणु का जो अनुपात होगा वो सरल पूर्णांक संख्या के रूप में होगा, ठीक है, और तब वो संयोजित होकर के क्या बनाएंगे, कोई भी यौगिक बनाएंगे। जैसे हमने H2O की बात की, तो H2O में आपका एक यौगिक है H2O, जहां पर दो अलग अलग तत्वों के परमाणु जुड़ रहे हैं, एक हाइड्रोजन है दूसरा ऑक्सीजन है। तो उन्होंने क्या कहा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं का जो अनुपात होगा वो सरल पूर्णांक संख्या के रूप में होगा, ठीक है। जहां पर हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं और ऑक्सीजन का एक परमाणु है, तो ये एक पूर्णांक संख्या का अनुपात है और सरल पूर्णांक संख्या का अनुपात है, ठीक है। साथ ही उन्होंने क्या बोला कि जब भी कोई यौगिक बनता है उस यौगिक में परमाणुओं की संख्या का जो अनुपात है वो हमेशा निश्चित रहेगा। ओके, क्या कहा, परमाणु की संख्या का अनुपात या परमाणुओं की संख्या का अनुपात किसी यौगिक में निश्चित रहता है। ओके, यानी अगर H2O की बात कर रहे हैं तो हमेशा ये अनुपात ही रहेगा, 2:1 का रेशियो ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जब भी आप एक मॉलिक्यूल जेल की बात कर रहे हैं, किसी भी विधि से बना रहे हैं, किसी भी सोर्स से उसको ले रहे हैं, अनुपात हमेशा यही रहेगा। ओके, चलिए इन पॉइंट्स को नोट करिए जल्दी से। चलिए, ये तो हमने डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी की बात कर ली, जो कि आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम लोगों ने देख लिया था। देन यहाँ पर कुछ और पोस्टुलेट्स बताए गए हैं। दीज एस्टैब्लिश दैट एटम कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। ओके, बाद में जो स्टडीज हुई और बाद में जो अलग अलग मॉडल्स आए, उन्होंने क्या बताया कि यहाँ पर अविभाज्य कण नहीं है परमाणु, परमाणु में और भी अपरमाणुक कण होते हैं जिनको आप सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं, जो कि क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है। ओके, अ कॉन्सेप्ट वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ डाल्टन, जो कि डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी उससे बिल्कुल अलग था यहाँ पर। यानी डाल्टन ने तो क्या बोला, डाल्टन ने बोला अविभाज्य कण है, लेकिन
जो अलग अलग मॉडल्स आए उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि परमाणु के अंदर और भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिनमें हमने मेनली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात की। ओके, द मेजर प्रॉब्लम बिफोर द साइंटिस्ट एट दैट टाइम वर, अब प्रॉब्लम्स क्या क्या आई वहां पर, टू अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ एटम आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ सब अटोमिक पार्टिकल, यानी अगर सब अटोमिक पार्टिकल्स हैं तो एटम में आपका स्टेबिलिटी कैसे आ रही है, स्थायित्व कैसे आ रहा है, उस वो एक प्रॉब्लम था, उसको समझना। टू कंपेयर द बिहेवियर ऑफ वन एलिमेंट फ्रॉम अदर इन टर्म्स ऑफ बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, अगर दो तत्व, आपके सभी तत्व किससे मिलकर के बने हुए, आप बोल रहे हो सभी पदार्थ हमारे परमाणुओं से मिलकर के बने हुए हैं। अब परमाणुओं के अंदर सभी का क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल है, और सबके लिए सब एटॉमिक पार्टिकल सेम है, चाहे हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, प्रोटॉन की बात करें या न्यूट्रॉन की बात करें, सब एटम्स में है तो यही तीन चीजें ना। फिर आपका बिहेवियर चेंज कैसे हो रहा है, जब आप कंपेयर कर रहे हैं अलग अलग एलिमेंट्स को, तो उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस देखने को कैसे मिल रहा है, ये समझना था। ओके, to explain the formation of different kinds of molecules by the combination of different atoms। ओके, और क्या कहा गया कि यहाँ पर ये एक्सप्लेन करना था कि अलग अलग प्रकार के अणु कैसे बनते हैं, डिफरेंट फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम्स, अलग अलग एटम्स मिल करके, अलग अलग परमाणु मिल करके आपका अणु बना रहे हैं, तो उसकी फॉर्मेशन को समझना था। एंड टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन and nature of the characteristic of electromagnetic radiation absorbed or emitted by atoms। और क्या समझना था, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को समझना था जो कि एब्जॉर्ब होता है और इमिट होता है एटम के द्वारा, वो कैसे हो रहा है उसको समझना था। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो क्या थे, समझने वाले थे, जिनको समझना था, और जो प्रॉब्लम्स थी, मेजर प्रॉब्लम्स कहा गया इनको, मुख्य समस्याएं थी जिनका उत्तर निकालना था। ओके, चलिए, तो इस प्रकार का आपका एटम होगा कुछ, और उस एटम के अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होंगे, उनकी स्थिति कहाँ होगी, ये आपको अलग अलग जो परमाणु के मॉडल आएंगे वो बताएंगे। ओके, चलिए जल्दी से इसे नोट करेंगे। परमाणु के मॉडल आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़े हैं, तो एक बार इनको रिवाइज कर लेंगे आप लोग, तो आपके लिए इजी हो जाएगा समझना। ठीक है, इस प्रकार से परमाणु की कुछ संरचना होती है जिसमें कि आपका क्या होता है, बीच में यहाँ क्या दिखाई देंगे आपको, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे न्यूक्लियस में, नाभिक में, और यहाँ ऑर्बिट्स में या शेल आप जिन्हें कहते हैं, कोश भी कहते हैं, उनमें आपका इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ओके, सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सब एटॉमिक पार्टिकल, डाल्टन्स थ्योरी वाज एबल टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, law of constant composition and law of multiple proportion very successfully. However, it failed to explain the results of many experiments. For example, it was known that substances like glass or ebonite, when rubbed with silk or fur, generate electricity. Many different kinds of subatomic particles were discovered in the 20th century. However, in this section we will talk about only two particles, namely electron and proton। Okay, क्या कहा गया, जॉर्ज डाल्टन की जो थ्योरी थी, एटॉमिक थ्योरी थी, वो जो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, या लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इन तीनों को तो एक्सप्लेन कर पा रहा था, लेकिन जब बात आती थी सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, तो वो उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहाँ है। और ये सब एटॉमिक पार्टिकल कब आपने देखा कि जब ग्लास और इबोनाइट को रब किया जा रहा था सिल्क और फर से, तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही थी, आपको दिखता था कि चार्जेस डेवलप हो जाते। ठीक है, ये एक्टिविटी आप बहुत छोटी क्लासेस में करते हैं कि किसी ग्लास रॉड को, इबोनाइट की छड़ को आप क्या करते हैं, सिल्क से या फर से रब करते हैं, तो वहां पर आपको आवेश दिखता है कि उस पर आवेश आपका उत्पन्न हो रहा है। तो ये कहाँ से आवेश आ रहा है, इसके बारे में डाल्टन नहीं बता पाए थे। इसके बाद 20th सेंचुरी में आपका बहुत सारे जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है उनकी खोज हो चुकी थी। इस सेक्शन में हम लोग बात करेंगे मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, कैसे उनकी डिस्कवरी हुई, किस प्रकार का उनका नेचर है, किस प्रकार उनका द्रव्यमान है, कैसे वो काम करते हैं किसी भी आपके
एटम में। ओके, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन की खोज कहाँ से शुरू हुई उसके बारे में बात करेंगे। तो इसको आप होमवर्क में तैयार करके लाएंगे, ठीक है। फिर मैं आपको यहाँ पर समझा दूंगी इलेक्ट्रॉन की खोज। ओके, चलिए, तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन सभी को समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने क्या क्या पढ़ा। एक तो सेकंड चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया, परमाणु की संरचना। नाम से ही पता चल रहा है कि परमाणु के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने परमाणु को समझा, फिर हमने देखा कि परमाणु को ग्रीक और जो इंडियन फिलोसोफर थे उन्होंने अलग अलग चीजों, अलग अलग तरह से बताया परमाणु के बारे में। वहीं पर डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आपको होमवर्क में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन तैयार करके लाना, एक बार पढ़ लेंगे आप लोग। बाकी आपका कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।